तो अपनी जॉब रेडी सीरीज में हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। तो जैसे आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये एक रियल कंपनी की रियल जॉब का डिस्क्रिप्शन है। तो इसको पढ़ के हम अपना रिज्यूम बिल्ड करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपको रिज्यूम को बनाने से पहले याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक जॉब के लिए, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज्यूम डिफरेंट होना चाहिए। एक ही रिज्यूम आप सभी जॉब पे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, जीडी से आपका रिज्यूम अलाइन होना चाहिए और बिल्कुल उसको सिंपल बनाना, कोई फैंसी डिजाइन नहीं, कोई फालतू के कलर नहीं। ठीक, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको रिज्यूम बनाने से भी पहले आपको अपना जीडी पढ़ना है। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। आप जीडी को पढ़ने के बाद, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप अपने रिज्यूम को एडिट करिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको समझनी क्या है जीडी को पढ़ते टाइम की वो क्या स्किल्स आपसे मांग रहा है, क्वालिफिकेशंस क्या पूछी है जीडी में, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, जीडी में क्या प्रेफर कर रहा है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन से एक्सपीरियंस को प्रेफर कर रहा है, कीवर्ड्स कौन कौन से बार बार जीडी में रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते टाइम, और फिर उसी हिसाब से आपको अपने रिज्यूम को एडिट करना है। ठीक है, अगर अब मान लेते हैं जीडी में कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं, कुछ ऐसी चीजें पूछी ही नहीं है पर आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, तो कोई मतलब नहीं उसको ऐड करने का फिर। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं एचआर हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में जीडी है, तो मुझे मतलब नहीं है उससे बाहर आपने क्या किया है वो जानने का। तो अननेसेसरी चीजों को ऐड करने के लिए आप अवॉइड करें। आप ये सोच के ऐड कर देते हो कि अरे मैंने तो किया है ना, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं इसमें डाल देता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसको डालने की, हमें कोई मतलब नहीं होता है कि आपने इससे बाहर क्या कर रखा है या आप कितना जानते हैं। ठीक है, आप इसी से ही अंदर आपने जितना किया वो सब डालो जो आपने किया है, जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। इससे बाहर का कुछ भी है तो उस वो अननेसेसरी है हमारे लिए, आप उसे रिज्यूम में ऐड मत करना। ठीक है, दूसरा है हाईली रेलिवेंट जो थिंग्स होती हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें हाईलाइट करने हैं आपको। जो जीडी में बार बार दिख रहे हैं कीवर्ड्स, जैसे वो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप कम्युनिकेशन वर्ड को अपने रिज्यूम में हाईलाइट कर दो। ठीक है, ऐसे करके ये सब चीजें आपको करनी है। आगे जो चीज याद रखनी है वो बस इतनी याद रखनी कि चौथी मेन बात, रिज्यूम में वही लैंग्वेज यूज करो जो जीडी में यूज की गई है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे जीडी में अगर डॉक्यूमेंटेशन मेंशन है और आप पे ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, डाटा कलेक्ट किया है, तो वो वाली वही लिखो। डाटा कलेक्शन ये वर्ड वहां पे लिखो अपने रिज्यूम में, डॉक्यूमेंटेशन ये वर्ड का इस्तेमाल करो, कम्युनिकेशन स्किल्स ये वर्ड का इस्तेमाल करो। तो वो जो जीडी की लैंग्वेज है वही आपको रिज्यूम में बोलनी है। ठीक है, आपकी स्किल्स बिल्कुल वो ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी गई हैं, जो वो मांग रहे हैं कि हमें ऐसी स्किल चाहिए, तो वही स्किल्स आप अपने रिज्यूम में लिखो। ठीक है, समझ गए। फ्रेशर्स जो होते हैं उनको, अब फ्रेशर्स की बात करते हैं। फ्रेशर्स जो होते हैं उनको फोकस करने की जरूरत है इन पार्ट पे। आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जो भी आपने मास्टर्स में किया है, जो भी आपने बैचलर्स में किया है, वो प्रोजेक्ट्स पे हमें शो करिए, उसमें लिखना, रिज्यूम में एक अलग से वो कॉलम बना के प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंशन करना होता है। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए कुछ किया है, कुछ नॉलेज को गेन करने के लिए। और फिर आपके एक स्किल सेक्शन होता है जहां पे आप बताएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को करते टाइम या इस सर्टिफिकेशन को करते टाइम आपने कौन से स्किल्स को एक्वायर किया है। ठीक है, और ये दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल मत नहीं होनी चाहिए, ग्रामर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, रिक्रूटर्स पढ़ते टाइम बहुत ही कम टाइम लेते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल समरी को देख के बता देते हैं कि हाँ ठीक है, ये है नहीं। और आजकल तो वैसे भी एटीएस वाला एटीएस कोड देख लेते हैं वो, और हो गया उससे काम। ठीक है, स्कैन करवा लेंगे 2 मिनट में। दूसरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लास्ट बात है, झूठ नहीं बोलना है सीवी में। और अगर आप बोल भी रहे हैं तो उसको ऐसे बोलिए एकदम स्मार्टली कि आप पकड़े ना जाएं। ठीक है, फेक इंटर्नशिप और फेक स्किल्स ऐड करने का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे जो भी स्किल आपके पास है वो सवाल करेंगे उससे, और आपको उसका जवाब फिर ऐसे देना है कि आप पकड़े ना जाए। तो वही मैंने बोला कि झूठ अगर बोलना है तो फिर ऐसे बोलना कि आप पकड़े ना जाओ। जो चीज आपने लिखी है और आपने नहीं की है, फिर उसकी आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वहां से जो भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसे आंसर कर दो। ठीक है, सामने वाले को पता ही ना चले कि वो फेक था। ठीक है, तो रिक्रूटर्स वैसे वेरीफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी में, बट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होती है।
तो आप कोशिश करना झूठ ना बोलें, और बोल भी रहे हैं तो फिर वही है कि स्मार्ट प्ले करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैंने क्या किया है। अभी एक जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं आपको रीड करूंगी उसको, ठीक है। पहले हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए हम अपना रिज्यूम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करने से। देखो ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे पोजीशन क्या निकली थी, पोजीशन निकली हुई है क्लिनिकल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। लोकेशन थी बैंगलोर। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस वो मांग रहा है वो 0 to 2 ईयर का है। फ्रेशर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो भी एलिजिबल है। इंडस्ट्री क्या है, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स और सीआरओ वाली इंडस्ट्री है, तो कंपनी भी मतलब इसी के ऊपर काम करती होगी। क्वालिफिकेशंस में लिखी गई है साफ साफ बीएससी या एमएससी होनी चाहिए लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और कोई भी रिलेटेड फील्ड हो सकती है। मतलब क्लिनिकल रिसर्च में आपने किया तो वो भी चलेगा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन अगर आपने किया है क्लिनिकल रिसर्च में तो वो प्रेफर किया जाएगा। मतलब अगर आपने लाइफ साइंस की है और उसके साथ आपने ये भी किया है तो वो आप पे एड ऑन करेगा, वो आपको प्रेफरेंस में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बात करते हैं कि अब यहाँ तक आपके पास सब है, ठीक है। मान लेते हैं एक डमी लड़की है, कोई डमी स्टूडेंट है, ठीक है, एक प्रिया नाम की। उसने बीएससी और एमएससी लाइफ साइंस से की है और बाद में उसने क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा किया है और वो फ्रेशर है, ठीक है। और मास्टर्स के टाइम में उसने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि था सर्वे ऑन एटीट्यूड एंड अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। तो मतलब वो उस सर्वे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो गूगल फॉर्म बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है लिंक के थ्रू, और वहां पे जो होता है उससे जो डाटा निकल के आता है उससे हमें ये पता चलता है कि पब्लिक का एटीट्यूड और कितनी अवेयरनेस है लोगों में कोविड-19 को लेके। तो ये सर्वे उसने अपनी मास्टर्स में किया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया डमी स्टूडेंट का। तो मैंने बोला उसने बीएससी और एमएससी लाइफ साइंस से किया है, मतलब वो इससे मैच क्वालिफाई कर रही है। उसके पास डिप्लोमा भी है क्लिनिकल रिसर्च का, तो ये भी सही है यहाँ तक, ठीक है। वो फ्रेशर है तो ये भी है। तो मतलब यहाँ तक की जॉब डिस्क्रिप्शन में वो बिल्कुल एक मैचिंग कैंडिडेट है उसके लिए। अब ये बोल रहे हैं कि आपको अगर ये जॉब मिल जाती है तो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी कि आप प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट बन रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहे हैं आपको उसको मेंटेन करना है। क्लिनिकल प्रोजेक्ट में की एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वर्ड आ गया, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड वर्ड आ गया, ठीक है। आपको परफॉर्म करना है क्वालिटी चेक ऑन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एंड डाटा वर्ड आ गया, ठीक। रिव्यू करना है, वैलिडेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को असिस्ट करना है, फिर दोबारा से प्रिपेयरिंग रिपोर्ट वर्ड आ गया। देखो ये रिपीटेड वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, अगेन डॉक्यूमेंटेशन वर्ड आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट, अगेन कोऑर्डिनेट वर्ड आया है। विद इंटरनल टीम एंड स्टेक होल्डर्स, इंश्योर करनी है आपको कंप्लायंस विद एसओपी। ये उसने जब डिप्लोमा किया होगा तो उसको बताया गया होगा, ठीक है। सपोर्ट करना आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को विद डे टू डे एक्टिविटीज। तो ये कौन करता है, जो कोऑर्डिनेट कर सकता है बंदा, ठीक है। जनरेट एंड रिव्यू रिपोर्ट यूजिंग इंटरनल सिस्टम, रिपोर्ट अगेन वही चीज, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो अब आपने ये पढ़ के क्या समझा कि यहाँ पे हमें काम क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन पहला, बंदे को डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। दूसरा, वो उसे टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, उसे कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए, उसे डाटा को हैंडल करना आना चाहिए, वो प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट कर सके, उसकी रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, वो उसको आना चाहिए, ठीक है। मैनेजर से डे टू डे बात, मतलब कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए उसकी। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो आपको यही सब अपने उसमें मेंशन करने हैं। ये वर्ड्स आपके कीवर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, एसओपी, कोऑर्डिनेट, डाटा, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, ये सब चीजें, ठीक है। अभी इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स देख लो क्या मांगी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल मैंने बताया ऊपर, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, तभी तो रिकॉर्ड करोगे जब आपकी अटेंशन होगी डिटेल के ऊपर। मैनेज मल्टीपल टास्क, ठीक है, मल्टीपल टास्क को मैनेज करना आना चाहिए। रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और विद इन टीम, खुद से भी इंडिपेंडेंटली काम करे और टीम में भी काम कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट होना चाहिए। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। अब ये उसमें मेंशन नहीं थी जीडी में, ये मैंने इसको पढ़ के निकाली है, ठीक है। तो ये वो सब मांग रहा है, अब यही आपको अपने रिज्यूम में ऐड करना है, ठीक। टेक्निकल स्किल्स ये वहां पे जीडी में मेंशन थी कि बेसिक एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, डाटा मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबल क्वालिफिकेशंस देखो यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यही था कि डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में,
ठीक है। एक्सपीरियंस विद एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट चलेगा, अगर फ्रेशर है तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी उसने थीसिस की है उसका एक्सपीरियंस चलेगा। नॉलेज होनी चाहिए क्लिनिकल रिसर्च प्रोसेस की, चलेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसीपी, अब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ना ये ऑनलाइन एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जीसीपी का, ठीक है। अब जो हमारी डमी स्टूडेंट है, मान लेते हैं उसने ये कोर्स किया है, वो 1 दिन में या 3 दिन में आराम से हो जाएगा। उसमें कुछ आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ 1-2 मॉड्यूल पढ़ने के बाद, मॉड्यूल शायद ज़्यादा ही हैं, 5-6 मॉड्यूल है, वो पढ़ने के बाद आपको करना होता है। तो वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स था, वो उस लड़की ने किया है, मान लेते हैं। एक्सपीरियंस है डाटा कलेक्शन में और रिपोर्ट प्रिपरेशन में। तो ये था जीडी। अब इस जीडी को पढ़ के हम देखेंगे, अब हम बनाते हैं उसका रिज्यूम। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिज्यूम को बनाने का। तो सबसे पहले आप लेआउट में जाना और वहाँ पे साइज में A4 साइज आपका होना चाहिए सिलेक्टेड, और मार्जिन में आप नैरो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा नेम वगैरह डालेंगे, तो आप टेबल में ऐसे करके 2 लाइंस को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हम हमारा एक कोई भी डमी स्टूडेंट बना लेते हैं, ठीक है, प्रिया, जिसका मैंने आपको बताया था क्या कि इसने क्या किया हुआ है। इसने बीएससी और एमएससी की है लाइफ साइंस से, और इसने किया है क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा किया हुआ है, और एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इसने ली हुई है। वर्क एक्सपीरियंस इसके पास कुछ नहीं है, फ्रेशर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये नंबर हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 5 कैरेक्टर, और जो भी आपकी मेल हो वो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक। मैं कुछ भी लिख देती हूँ इसकी, gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल है उसको वहाँ पे जाना है आपको, और उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो वाली पेस्ट किया जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने न्यू बनाई थी, वही इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब प्रिया के नेम को हम मिडल में ले जाएंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नेम होता है उसका साइज 16 to 24 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर लो 22 हम कर लेते हैं, और इसको बोल्ड बना देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे बिल्कुल यहाँ से सेंटर में, ठीक है। सेंटर में करने के बाद आप इसको भी थोड़ा सेंटर में कर लेना, अपने नाम नंबर को यहाँ से इसको भी थोड़ा सा सेंटर में लेंगे। अब आप इसको पूरे को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना, और जो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना, तो वो गायब हो जाएगा, ठीक। अब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, अगर ये आपको मिडल में ना लगे तो इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, हम यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल समरी, या फिर आप इसको सिर्फ समरी भी बोल सकते हैं, ठीक, समरी। अब एक बात ध्यान रखना, प्रोफेशनल समरी लिखने के लिए सबसे पहले तो ये बात कि समरी जो है उसका जो सेक्शन हेडिंग्स होंगी ना, उनका साइज आपका 13 to 16 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम ये लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे, डिविजनल हो जाए। और 16 तो वो है, तो हम इसको 16 कर लेंगे। 16 ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो 14 कर लेंगे, ठीक है। 14 हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। अब तो अगर आपको ये लाइन की विड्थ मतलब कितनी मोटी होनी चाहिए वो जानना है, तो आप यहाँ से जो बॉर्डर एंड शेडिंग है उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आपको विड्थ दिख जाएगी, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितनी मोटी लाइन चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसकी प्रोफेशनल समरी। जीडी हम पढ़ चुके हैं, प्रिया की जो एजुकेशनल वो है वो सारी हमको पता है उसने क्या क्या किया है। अब उसी से जीडी से रिलेट करते हुए हम प्रोफेशनल समरी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाती है प्रिया की प्रोफेशनल समरी। तो अगर आपको जीडी याद है जो हमने बताया था, उसके हिसाब से लाइफ साइंस में मास्टर्स है, बिल्कुल है। क्लिनिकल रिसर्च का डिप्लोमा जिसमें उसने फॉर्मल ट्रेनिंग की है वो है। डाटा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे साफ साफ मेंशन था। एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट, उसको यही तो काम करना, रिपोर्ट्स को मैनेज करना, वो भी इसने किया हुआ है। वर्क इंडिपेंडेंटली कर सके या फिर कोलैबोरेशन में कर सके, क्योंकि मैनेजर के साथ रिपोर्ट्स की डिस्कशन भी करनी थी जीडी के हिसाब से। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे लिख दी है, और ऑर्गेनाइज होना चाहिए बंदा, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कि इसके बैकग्राउंड से भी मैच करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समरी के अंदर आपको
जो जीडी के मेन कीवर्ड्स हैं वो कम से कम मेंशन होने चाहिए। समरी ऐसी होनी चाहिए जो जो जीडी के कीवर्ड से मैच करती हो। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, इसलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपना जीडी के हिसाब से ही सीवी हमेशा बिल्ड करना है। एक ही सीवी को हर जगह आप नहीं भेज सकते, इसीलिए मैंने बोला था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, प्रोफेशनल समरी की बात हो गई। अब आप फ्रेशर हैं तो अब आप यहाँ पे एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। अगर आप फ्रेशर नहीं होते तो आप यहाँ से सीधा वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट करते थे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एजुकेशन कॉलम की बात। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे इसका साइज हमने 14 किया था, तो ये भी 14 ही होना चाहिए, जो कि है। बोल्ड हम इसको कर लेंगे और इसके नीचे की लाइन हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब एजुकेशन कॉलम को लिखने के भी वही है। अगर आप चाहें तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके 2 कॉलम बना लीजिएगा, उसमें आपकी मास्टर्स के बारे में और आपके बैचलर्स के बारे में दोनों लिख दिएगा, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी आपने, और तो अब हमने यहाँ पे एजुकेशन भी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे भी करके कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या फिर इसके साथ में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कर लेना, इसमें कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन करके देन यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना। ईयर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईयर मेंशन नहीं करते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है और फिर हमें उन्हें कॉल करके याद दिलाना पड़ता है कि भाई अपना अपडेटेड सीवी हमें वापस भेजो। ठीक है, तो ईयर मेंशन करना मस्ट है। चाहे आप अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, आपने कौन से ईयर में प्रोजेक्ट किया था, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल से कितने साल तक काम किया था, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप अपनी सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी थी कर देना, मैंने ये ऐसे लिख दी है। ठीक, अब हम बात करेंगे एजुकेशन के बाद आपकी जो स्किल्स हैं, अब जो कोर स्किल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, जो इसकी कोर स्किल्स होंगी। अब कोर स्किल्स के लिए क्या करना है, अब याद रखना कोर स्किल में देख रहे होगे यहाँ पे ना स्पेस आ गया एक, तो इसको स्पेस को हटाने के लिए क्या करना, इसी में ही अगर सॉरी नॉट दिस यहाँ पे इसमें अगर रिमूव स्पेस करने के बाद भी अगर इसमें स्पेस आ रहा हो तो आप इसी में ही जाके 1.15 पे चले जाना, वो स्पेस हट जाएगा। ठीक, तो अब कोर स्किल्स की बात करते हैं। अब कोर स्किल्स में आपको क्या करना है, आपको अपना जीडी उठा के चैट जीपीटी में डालना है। उसके बाद जो जो आपने पढ़ाई में किया है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन लिया, वो सब आपको वहाँ पे लिखना है और आपको उसको बोलना है कि इस जीडी के हिसाब से जो जो स्किल मेरी एजुकेशन से और मेरे डिप्लोमा से और मेरे सर्टिफिकेशन से आती हैं वो मुझे आप दे दो बना के। ठीक है, वो आपको बना के दे देगा। तो वो स्किल्स जो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली तो उसने मुझे कुछ, चैट जीपीटी ने मुझे ये सारी कोर स्किल्स दी हैं, तो चैट जीपीटी ने मुझे ये वाली कोर स्किल्स बना के दी हैं। तो अगर आप ध्यान दें जीडी से तो ये काफ़ी कुछ रिलेट कर रहा है। ठीक है, डाटा की इंटरप्रिटेशन वो कर चुकी है। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो सब उसमें था। एसओपी की अंडरस्टैंडिंग उसको है, जो उसने डिप्लोमा किया उससे उसने सीखा। एनालिटिकल थिंकिंग ये सब है। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन उसने की है। डाटा डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग वो कर चुके। तो यही सब तो जीडी की डिमांड थी कि जो आपको परफॉर्म करना है वो यहाँ पे हो चुका है। अब ये कुछ ज़्यादा ही लंबा आ रहा है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 कॉलम्स में। तो में जाके यहाँ पे कॉलम में इसको 2 में डिवाइड कर लेना है ऐसे। ठीक है, कोर स्किल्स आपकी हो गई। अब कोर स्किल के बाद हम लिखेंगे हमारा प्रोजेक्ट जो हमने किया है, किसमें, मास्टर्स में किया होगा क्योंकि बाकी तो हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम जाके इसमें फिर से लाइन डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो साफ साफ आप मेंशन कर देना प्रोजेक्ट में कि ये मास्टर्स का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का टाइटल ऊपर, एंड देन उसके बारे में जो जो है, जो जो आपने प्रोजेक्ट में किया है वो सब उसमें मेंशन कर देना। ठीक, हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये एमएससी का रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च स्टडी थी। स्टडी का नाम था सर्वे ऑन अवेयरनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स कोविड-19, जो इसने किया है। बाकी सब यहाँ लिख दिया, इतने पार्टिसिपेंट्स थे, उसके आउटकम ये आए। तो यहाँ से पता चलता है कि उसने रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल किया है। ठीक है, कि उसने रो डाटा को एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स में, एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया, ट्रांसफॉर्म किया, जो दिखाता है कि उसने उसकी डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं और रिपोर्टिंग है। ठीक है,
तो ऐसे ही आपने जो मास्टर्स में किया है वैसे ही करके एमएससी रिसर्च प्रोजेक्ट लिख के उसकी हेडलाइन, मतलब उसकी जो हेडिंग है, जो टॉपिक है आपका रिसर्च का, उसको लिख के और उसके बारे में ऐसे करके आपको ये 3-4 पॉइंट्स बना के लिख देने हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट का आपका हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के बाद अगर आपने कोई आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है कॉलेज के अंदर, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने कुछ वॉलंटियरी काम किया था, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था कोई कंपटीशन में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक हेडिंग बना के कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सर्टिफिकेशंस में क्या क्या किया था। एक तो क्लिनिकल रिसर्च का डिप्लोमा किया था और एक जीसीपी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होता है वो किया हुआ था इसने, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे किया मैंने। अब कोई बोलेगा कि डिप्लोमा को सर्टिफिकेशन में क्यों मेंशन किया, तो वो यहीं पे ही होगा, आप अलग से डिप्लोमा का कॉलम बना के नहीं डालेंगे। ठीक है, डिप्लोमा के एंड में भी आपको एक सर्टिफिकेट ही मिलता है डिप्लोमा का, तो वो आप यहीं पे डाल दो कि ये डिप्लोमा का नाम था और ये उसकी स्टार्ट मतलब जो जिस मंथ से वो शुरू हुआ था वो था और ये उसकी एंड डेट थी। ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिख दिया है, आप अपना ओरिजिनल डालना। ठीक, फिर इसके अंदर जो जो हमने सीखा वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जीसीपी में ये एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वो है जिसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं एंड देन आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं, तो वो ऑनलाइन है। तो अगर कोई पूछेगा तो मैं उसका लिंक उसको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये भी ईयर इसका मेंशन रहता है कि इतने साल तक ये चलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और इसके अंदर जो जो सीखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये भी आपको चैट जीपीटी बना के दे देगा कि आपके जीडी के हिसाब से इसमें से कौन कौन सी स्किल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, समझ गए। अब जो लास्ट बचता है, अब यहाँ पे ना स्पेस बच गई क्योंकि 2 पेज का हो गया है, तो अब लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं आपका सर्टिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बीच में मेंशन करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर और अचीवमेंट्स के बारे में तो वो ठीक है। फिर अगर आप कोई नहीं कर रहा है उसको, तो आप यहाँ पे लास्ट में स्पेस को कवर अप करने के लिए एक लैंग्वेज का ऑप्शन बना देना लास्ट वाला। ठीक है, इसको 14 कर देंगे, 14 ही था ना, कर देंगे एंड देन अगेन वही लैंग्वेज, इट्स 14। यस, तो ये हमने किया 14। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो कि भाई आपकी हिंदी और अगर आपकी जो भी है कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज आपको आती है तो यहाँ मेंशन कर देना हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये थोड़ा कवर अप हो जाएगा। ठीक, बस बन गया आपका रिज्यूम, जीडी के हिसाब से कम्प्लीटली अलाइन है और इसमें सारी स्किल्स मेंशन है, जो जो उसको चाहिए जीडी में चाहिए वो सब मेंशन है। तो अब ये मत सोचना कि ऐसा जीडी और ऐसा मैंने ये डमी प्रिया का बनाया है ताकि जीडी से मैच करे, जी नहीं, हर जॉब आपके लिए तो होगी नहीं ना। ठीक है, ऐसी भी जॉब्स होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे डाटा एनालिस्ट की जॉब होती है जो कि इसी फील्ड में होगी, बट वो डेटा एनालिस्ट की जॉब क्या होगी, उसमें आपको पाइथन आना चाहिए, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। तो क्या वो इसको आती थी, क्या नहीं आती थी, तो तब ये उसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। तो ये भी आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जॉब ढूंढनी पड़ेंगी, तो ऐसे आपको मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था, इसमें भी आप मेंशन कर देना, हाईलाइट कर देना जो जो उन्होंने बोला हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसे स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग वाली चीज़ें बोली हुई थी उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, एसओपी वाला बोला हुआ था, तो जो जो उसने बोला हुआ था उसको हाईलाइट कर देना, तो बस आपका जीडी तैयार रेडी हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, ये है हमारा फ्रेशर का जिसने आज तक कुछ कोई वो नहीं किया है। ठीक, ये सर्टिफिकेशन, ये डिप्लोमा उसने अलग से किया हुआ था तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, और ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन था एक वो उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, बाकी तो जो कॉलेजेस में होता है वही किया हुआ है इसने। तो ऐसे करके आपको अपना जीडी के हिसाब से रिज्यूम बनाना है। समझ में आ गई? ठीक है, ओके देन।